हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एक ओहिल एग्री। तो हमारे बैच का ये थर्ड वीडियो है। ओके, तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने सबसे पहले हम एग्रीकल्चर को एज एन ऑप्शनल क्यों सिलेक्ट करें, ठीक है, उसे हमने देखा था। फिर सेकंड वीडियो में हमने जाना कि ऑप्शनल पेपर वन को ठीक है अच्छे तरीके से हमने एक एक पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक वर्ड, एक एक टर्मिनोलॉजी जो है उसको हमने समझा था, है ना। अब क्या है, अब पेपर टू की बारी है। अब सेम एज दैट वे, जैसे हमने पेपर वन को पढ़ा था, पेपर वन को जाना था कि क्या है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं है, तो ठीक वैसे ही हम ऑप्शनल पेपर सेकेंड वाला जो है उसे समझने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं पेपर टू, ठीक है। तो पेपर टू में क्या है, टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो पेपर टू में जो है वो टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं। कितने हैं? 7। तो अब आप कमेंट में बताओ, अगर प्रीवियस वीडियो आपने अच्छे तरीके से फॉलो किया था तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर वन में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है, कितने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, लाइन बाय लाइन इनलिस्ट कर दो, ठीक है, कमेंट में। मैं समझ जाऊंगा कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा है और आप रियल एस्पिरेंट हो, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन से 7 सब्जेक्ट्स हैं देख लेते हैं। सेल बायोलॉजी सबसे पहला है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, दोनों एक ही में, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट ब्रीडिंग, दोनों अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन इसमें जो है यूपीएससी ऑप्शनल में जो है दोनों को इंटरलिंक्ड कर दिया गया है। जब हम डिटेल सिलेबस देखेंगे इसका तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो वही है, सबसे पहला सब्जेक्ट है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। नेक्स्ट है सेकंड सब्जेक्ट है प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, इसमें ब्रीडिंग वगैरह बताया गया है, पढ़ना है बेसिकली। उसके बाद थर्ड है सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, यानी कि सीड को कैसे प्रोड्यूस करना है और उसमें कौन कौन से मेथड लगेंगे, उसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजी वगैरह लगेगी। नेक्स्ट है प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। उसके बाद है प्लांट प्रोटेक्शन, यानी कि सीडीएम क्रॉप डिजीज मैनेजमेंट, सीपीएम क्रॉप पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब जो है इसमें आएगा। ओके, नेक्स्ट है फूड प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है पेपर नंबर 1 में भी था, याद करो, पेपर 1 में भी एक टॉपिक था, एक सब्जेक्ट था न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करके, ठीक है। आप बताओ कि वो कौन सा सब्जेक्ट था, है ना। तो वही अब सातों सब्जेक्ट हमने इनलिस्ट करके देख लिया है कौन कौन सा सब्जेक्ट है। अब हम एक एक करके डिटेलिंग में जाएंगे और उसको डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ठीक है। और हाँ, ये जो पेपर है ना, पेपर सेकंड, ये टोटली बायो रिलेटेड है, ठीक है। बायसनेस है इसमें, बायोलॉजी जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें आपको बायोलॉजिकल अप्रोच लगाना पड़ेगा, मतलब बायोलॉजी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मैथ बैकग्राउंड से है, अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो मैथ से है ना, बायोलॉजी अच्छे से समझ में नहीं आया है, या फिर 4 साल जो आपने पढ़ाई करी है ना, तो 4 साल जो आपने पढ़ाई करी है तो वो उसमें आपको कुछ समझ में आया नहीं, या तो आपने किया नहीं या फिर आपके टीचर वैसे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट, जैसे सिलेबस ब्रेक डाउन किया जा रहा है वैसे एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक ब्रेक डाउन किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ना बायोलॉजी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है सब, ठीक है। सेल बायोलॉजी देख लो, जेनेटिक्स देख लो, प्लांट ब्रीडिंग देख लो, सीड प्रोडक्शन देख लो, टेक्नोलॉजी देख लो, प्लांट फिजियोलॉजी देख लो, हॉर्टिकल्चर एक जनरल एग्रीकल्चर में आ जाता है, फिर प्लांट प्रोटेक्शन दोनों का इंटरमिक्स है,
ठीक है, फिर फूड प्रोडक्शन और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जनरल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये सबसे लेंथीएस्ट पेपर है, पेपर 2। सेल बायोलॉजी बहुत लेंदी है, ठीक है, जेनेटिक्स उसमें दोनों ऐड हो गया है ना, तो और ज्यादा लेंदी हो गया। उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग और ज्यादा लेंदी है, सीड प्रोडक्शन खुद लेंदी है, और ये वन ऑफ द मोस्ट लेंदीएस्ट पेपर है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, पेपर नंबर 2 में, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। पहला टॉपिक सेम पहले जैसे ही करेंगे, सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद एक एक शब्द को लूंगा, एक एक वर्ड को लूंगा, फिर ब्रेक डाउन करूंगा क्या किससे इंटरलिंक करना है, किससे क्या कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सेल साइकिल, ठीक है, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो इसमें बोल रहा है सबसे पहले तो सेल बायोलॉजी है या फिर जेनेटिक्स है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल क्या है, यूनिट सेल है, तो सेल के बारे में ही पढ़ना है। तो सेल का स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर में बात करें तो सेल का एक खुद का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, सेल कैसा दिखता है, कैसा क्या है, उसके मटेरियल्स कैसे हैं। उसके बाद सेल का जो ऑर्गेनल्स होता है, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनका अलग से स्ट्रक्चर, उनका अलग से फंक्शन, वो सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो सेल इंडिविजुअली खुद का इटसेल्फ, उसके बाद सेल का जो ऑर्गेनल होता है उसका, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फीचर, उसका फंक्शन, ये 2-3 चीज। फिर उसका डायग्राम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड मटेरियल, ठीक है, डायग्राम। उसके बाद सेल साइकिल, उसके बाद जो सेल थ्योरी होगा वो पढ़ना है ना। तो इसमें इतना पढ़ना है। फिर क्या करना है, अब जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, कमेंट में बताओ जेनेटिक मटेरियल कितने होते हैं, ठीक है। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं तो उनका सिंथेसिस, वो बनते कैसे हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वो, फिर प्लस उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, कैसा होता है, नेक्स्ट उसका फंक्शन, वो काम क्या करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, जो हेरिडिटी होता है उसका जो लॉ किसने दिया है, क्या बोला है उसने, ठीक है, उसका एजम्पशन क्या है, वो सारी चीजें, उसका फिर कंक्लूजन क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का क्या भैया, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, ठीक है, फंक्शन वगैरह जो भी है। फिर एक वर्ड आता है, इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है क्रोमोजोमल एब्रेशन, ठीक है, तो वो पढ़ना है। उसके बाद लिंकेज पढ़ना है, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है, फिर इन सब का सिग्निफिकेंस पढ़ना है। अब सिग्निफिकेंस किस में पढ़ना है, सिग्निफिकेंस किस वे में पढ़ना है, तो जो रिकॉम्बिनेशन ब्रीडिंग होता है, ठीक है, तो उसमें क्रोमोजोम का क्या रोल है, उसमें क्रोमोजोमल एबरेशन क्या क्या सिग्निफिकेंस है, उसमें लिंकेज का क्या सिग्निफिकेंस है, उसमें क्रॉसिंग ओवर का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। हमारा सिलेबस ये बोल रहा है। ओके, आगे देखते हैं। अब जेनेटिक्स का एक क्या बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट है प्लॉइडी, प्लॉइडी लेवल, क्रोमोजोम से ही रिलेटेड है प्लॉइडी लेवल, ठीक है। तो अब इसमें आता है पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी यानी कि यूप्लॉइड्स या फिर एन्यूप्लॉइड्स, है ना, और भी इससे रिलेटेड जो भी और भी एक्स्ट्रा जो भी होंगे वो सारी चीजें हम, वो सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह, उस जो भी प्लॉइडी के जो प्लॉइडी लेवल के जो टाइप्स होते हैं वो सभी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी कि नेचुरल अल्टरेशन, ठीक है, और अगर एक स्टेप आगे बढ़े तो आर्टिफिशियली भी म्यूटेशन होता है ना। तो क्या है जेनेटिक लेवल पे क्या चेंजिंग होगा वो बोलेंगे म्यूटेशन। ओके, तो इसका रोल क्या है, म्यूटेशन, उसका एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज, उसका रोल किसमें, क्रॉप इंप्रूवमेंट में। यानी कि एक क्रॉप है, ठीक है, मान लो कि यही क्रॉप है ये वाला, ठीक है। अब इसमें जो है पहले यील्ड 50 क्विंटल पर एकड़ होता था, ठीक है। अब क्या है, आप बताओ, हाँ एक और चीज आप बताओ, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन में पूछता रहूंगा, ठीक है। आप बताओ एकड़ और बीघा में और हेक्टेयर में क्या अंतर है, ठीक है, ये बताओ। लैंड मेजरमेंट का यूनिट है लैंड एरिया का,
हाँ, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, तो ये क्रॉप को मैंने बोला, ये क्रॉप का जो है पहले जो यील्ड है वो देता था 50 क्विंटल पर हेक्टेयर, सॉरी पर एकड़, है ना। अब क्या है, अब ये घटते 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 डिक्रीज होते होते ये रिड्यूस्ड हो गया है अप टू 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। ओके, तो 50 से 25 हो गया, यानी कि इसका जो सॉरी, तो इसका जो यील्ड है वो आधा हो गया। ठीक है, तो यानी कि इसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, इसकी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है ना, इसकी एडेप्टेबिलिटी जो है वो वीकन हो गया है, क्रॉप रेसिस्टिविटी जो है वो खत्म हो गई है, तो इसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो म्यूटेशन की मदद से हम कैसे क्रॉप को इंप्रूव करें, ओके, तो ये हमें पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हेरिटेबिलिटी, स्टेरिलिटी, इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है, स्टेरिलिटी बोले तो मेल स्टेरिलिटी बेसिकली हमें पढ़ना है ना, तो ये चीज है। फिर उसका क्लासिफिकेशन है सबका, और फिर इसका एप्लीकेशन, सिग्निफिकेंस और रोल है किसमें, क्रॉप इंप्रूवमेंट में। यानी कि बेसिकली हमें ध्यान क्या, फोकस क्या करना है, क्रॉप इंप्रूवमेंट। अब इसका भी रीजन है कि क्रॉप इंप्रूवमेंट क्यों लिखा है, क्योंकि अब अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो पंजाब वाले एरिया में, ठीक है, और पंजाब राजस्थान वाले एरिया में और भी बाकी सभी जगह, अप्रोक्स सभी जगह जो है वाटर टेबल जो है वो डिप्लीट हो गया है। ठीक है, सॉइल जो है वो पॉल्यूट हो गया है। ठीक है, सॉइल जो है वो अल्कलाइन हो गया है, एसिडिक हो गया है, सलाइन हो गया है ना। तो अब बहुत इतना ज्यादा हो गया है ड्यू टू सम रीजन, एंथ्रोपोजेनिक रीजन। ओके, तो क्या है कि जो सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जा रही है। अब सॉइल में जब न्यूट्रिएंट्स होंगे ही नहीं, जब ऑर्गेनिकली न्यूट्रिएंट जो है, जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो होंगे ही नहीं, तो फिर क्रॉप कैसे इंप्रूव करेगा। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी का वहां पे वर्ड यूज होगा, सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, प्लस ग्रीन रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट वहां पे आएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 आ रहा है, जो भी आने वाला है, आ रहा है, जो भी है। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट आएगा, यानी कि हम एक एस्पेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि क्रॉप भी इंप्रूव करना है मुझे। तो क्रॉप इंप्रूव करना है, हमें पॉपुलेशन को ये देखना है ना, एक 150 करोड़ प्लस पॉपुलेशन होगा। ठीक है, तो इसमें क्रॉप इंप्रूवमेंट चाहिए मुझे, तभी तो सेल्फ सफिशिएंसी आएगा ना इंडिया में, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत। ओके, ये सब कीवर्ड्स आपको यूज करने पड़ेंगे, कहाँ, आंसर राइटिंग में मैं बताऊंगा, वहां भी बताऊंगा। ठीक है, तो क्रॉप इंप्रूवमेंट इसलिए सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है। तो इन सब का यूज करके हम क्रॉप इंप्रूवमेंट कैसे, क्रॉप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और प्लस एक फिफ्थ, ये तो सिक्स्थ है ना, एक प्रीवियस टॉपिक था कि मेल, सॉरी आपका क्या था, म्यूटेशन का हेल्प से, म्यूटेशन के हेल्प से हम कैसे क्रॉप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो भी था। अब हेरिटेबिलिटी, स्टेरिलिटी और इनकॉम्पेटिबिलिटी के माध्यम से भी हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। उसके बाद इनहेरिटेंस है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, है ना। अब मेल स्टेरिलिटी में भी है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये तीन है, तो ये तीनों हमें पढ़ना है, इन तीनों से हमें डिफरेंस आता है। ठीक है, एग्जाम में, तो इस तीनों को हमें पढ़ना है। तो हमारा कंप्लीट हो गया सेल बायोलॉजी एंड सेल जेनेटिक्स जो भी है। अब सेकेंड सब्जेक्ट पे आते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा, एक मिनट, हाँ, प्लांट ब्रीडिंग। तो सबसे पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर समझाऊंगा। पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक्स। ओके, तो प्लांट ब्रीडिंग का जो है इसका हिस्ट्री बताना है, शुरू से लेकर अभी तक का। ओके, उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं, यानी कि हम ब्रीडिंग कर रहे हैं किसका, प्लांट का, यानी कि एक प्लांट को क्रॉस भी करवाएंगे,
ठीक है, ब्रीडिंग का वन ऑफ द मेथड है क्रॉसिंग, ठीक है। तो क्रॉसिंग करवाएंगे यानी कि वहां पे रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा, कितने टाइप्स का होगा, कैसे क्या होगा, वो सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट है सेल्फिंग, ठीक है, फिर क्रॉसिंग, है ना। तो रिप्रोडक्शन का ही सेल्फ जो पॉलिनेशन होता है वो टेक्निक्स है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, सेंटर ऑफ ओरिजिन, लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज, क्रॉप जेनेटिक रिसोर्स कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन। अब इससे जो है ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, अल्टरनेट ईयर पे आता है, ठीक है। रिसोर्स कंजर्वेशन जो जेनेटिक रिसोर्स कंजर्वेशन है ना उससे, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो है कि जो क्रॉप प्लांट है, ठीक है, उसका डोमेस्टिकेशन पढ़ना है। पहले सारे क्रॉप प्लांट्स जो है वो वाइल्ड स्पीसीज थे, ठीक है। इसमें कुछ हम हिस्ट्री समझेंगे, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सॉरी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सब्जेक्ट तो सारे इंटरेस्टिंग है ना। तो उसका डोमेस्टिकेशन समझेंगे, फिर वो कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है, इवोल्यूशन देखेंगे। फिर सबका सेंटर ऑफ ओरिजिन या फिर सबका जो ओरिजिन होता है वो कैसे है, तो वही चीज है सेंटर ऑफ ओरिजिन। फिर है आपका होमोलोगस सीरीज एक होता है, ठीक है। सीरीज बहुत टाइप का होता है, उसमें से एक टाइप है होमोलोगस सीरीज। अब क्या है क्या नहीं है जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो उसमें क्या लॉ बोलता है, ठीक है, क्या हर एक होमोलोगस सीरीज उस लॉ को, इस लॉ को फॉलो करता है या फिर कुछ एक्सेप्शन भी है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद जो जेनेटिक रिसोर्स है, क्रॉप जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है, उसका कंजर्वेशन कैसे करेंगे, सीड बैंक, जीन बैंक वगैरह का कंसेप्ट जो है इसमें पढ़ेंगे। और फिर जब कंजर्वेशन हो गया, जब उसको कंजर्व कर लिए, जब उसका स्टोरेज हो गया अच्छे से, फिर उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो देखेंगे। सस्टेनेबल सब में जो भी है ना, अगर मैनेजमेंट की बात आती है, अगर यूटिलाइजेशन की बात आती है, अगर कंजर्वेशन की बात आती है, तो सस्टेनेबिलिटी का टर्म जो है, कंसेप्ट जो है, सस्टेनेबिलिटी का जो अप्रोच है वो हमेशा ही आएगा, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन है, सब लिखेंगे। तो सस्टेनेबिलिटी लिखना मायने नहीं रखता, सस्टेनेबिलिटी के अंदर आप क्या लिख रहे हो, कैसा लैंग्वेज है आपका, वो मायने रखता है, ओके। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स। वही चीज है कि प्लांट ब्रीडिंग जो आप कर रहे हैं, ठीक है, इसका तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स बताओ। फिर प्लांट ब्रीडिंग का जो प्रिंसिपल्स है उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, वो कैसे आप अप्लाई कर रहे हो प्लांट ब्रीडिंग पे, वो चीज हमें बताओ, वो चीज हमें पढ़नी है। फिर प्लांट ब्रीडिंग की मदद से, ठीक है, क्रॉप प्लांट जो है वही क्रॉप इंप्रूवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मार्कर, ठीक है, और उनका एप्लीकेशन, ये भी प्लांट इंप्रूवमेंट। कि मॉलिक्यूलर मार्कर्स ये सब मॉलिक्यूल के बेसिस पे हो रहा है, सॉरी हाँ मॉलिक्यूल के बेसिस पे, सेल के बेसिस पे, जीन के बेसिस पे सब हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर मार्कर का क्या रोल है, ठीक है, वो होता क्या है, किस प्रिंसिपल पे बेस है, और प्लस उसका इंपॉर्टेंस बताना है, उसका सिग्निफिकेंस बताना है हमें प्लांट इंप्रूवमेंट पे, ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ से मेन ब्रीडिंग का जो है, प्लांट ब्रीडिंग का वो स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड है प्लांट ब्रीडिंग करने के, ओके। तो वही चीज लिखा हुआ है कि प्योर लाइन सिलेक्शन है, पेडिग्री है, मास सिलेक्शन है, रिकरेंट सिलेक्शन है। फिर कंबाइनिंग एबिलिटी अलग से टॉपिक है, ठीक है। और प्लस सबका जो प्रोसीजर भी जानना है, सबका प्रिंसिपल भी जानना है, प्लस सब कैसे, सबका इंपॉर्टेंस क्या है, सबका कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा, सबका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होगा, तो वो भी हमें जानना है, और प्लस उसका सिग्निफिकेंस जानना है, ठीक है। नेक्स्ट है हेट्रोसिस, और प्लस उसका एक्सप्लॉयटेशन, है ना, कि हेट्रोसिस क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है भैया, फिर पढ़ेंगे सोमेटिक, एक होता है ना सोमेटिक सेल ये वगैरह, तो वो पढ़ेंगे कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अब क्या है, हम इतने सारे जो मेथड पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव करने के, ठीक है। किसी भी मतलब प्लांट ब्रीडिंग करते क्यों है, क्रॉप इंप्रूव करने के लिए। क्रॉप इंप्रूवमेंट में इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव अभी जान लो कि क्वालिटी और क्वांटिटी, सबसे नंबर 1 पे हमारा क्वांटिटी है, नंबर 2 पे क्वालिटी है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन को भी तो सेटिस्फाई करना है ना, पीडीएस सिस्टम में भी देना है,
ओके, तो क्या है कि सबसे पहले हम क्वांटिटी पे फोकस करते हैं रादर देन क्वालिटी। क्वालिटी हमारा सेकेंडरी पर्पस है। ओके, तो वही चीज है, वही चीज क्या है कि यहाँ पे हम उसका ये सब जो मेथड है उसका यूज क्यों करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्यों करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रीडिंग ही करना। अब ब्रीडिंग करना क्वालिटी और क्वांटिटी के पर्पज से, अब ब्रीडिंग करना रेसिस्टेंस के पर्पज से, डिजीज रेसिस्टेंट हो जाए मेरा क्रॉप जो है पेस्ट रेसिस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो ये चीज है, यहाँ पे हमें ये पढ़ना। उसके बाद 9th में हमें पढ़ना है इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है, जैसे एक्सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है, तो हम बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ही ये सारी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे क्या है क्या नहीं है, उसका कुछ प्रोसेस होगा, उसका कुछ स्टेप्स होगा। जैसे प्लांट ब्रीडिंग के इतने सारे स्टेप्स, सॉरी इतने सारे प्रोसेस है, प्रोसीजर है। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग करने के मेथड है, तो वैसे हाइब्रिडाइजेशन के कौन कौन से मेथड है वो हम समझेंगे, उसके टाइप्स को समझेंगे, और फिर उसका रोल जो है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ काफी अच्छे तरीके से समझेंगे क्लास में। नेक्स्ट है रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओके, एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी किसमें, क्रॉप इंप्रूवमेंट में। देखो फिर से वही आता है क्रॉप इंप्रूवमेंट, यानी क्रॉप इंप्रूवमेंट में ही सब, यानी कि यूपीएससी क्या बताना चाह रहा है, मैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा भैया, मैं ये डायरेक्ट नहीं पूछूंगा कि ये क्या है वो क्या है, मैं ये नहीं पूछूंगा व्हाट डू यू मीन बाय इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, मैं ये पूछूंगा उसका रोल क्या है, उसका रोल किस में, क्रॉप इंप्रूवमेंट में, उसका रोल किस में, पेस्ट असिस्टेंस में, उसका रोल किस में, डिजीज असिस्टेंस में, उसका रोल किस में, क्वालिटी बढ़ाने में, उसका रोल किस में, क्वांटिटी बढ़ाने में। ठीक है, तो इन सब में उसका एप्लीकेशन पूछूंगा मैं। ठीक है, खुद बता रहा है यूपीएससी। अब इसी से होता है गेसिंग, क्या आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, और प्लस सिलेबस से ही इतना अच्छा गेसिंग हो रहा है, तो समझो पीवाईक्यू एनालाइज हम करेंगे। ठीक है, 11 से 25 तक का, तो समझो क्या होगा, बवाल ही हो जाएगा। ठीक है, फिर ये तो हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी का जो रोल है, सिग्निफिकेंस है तो क्रॉप इंप्रूवमेंट में क्या है। उसके बाद जीएम क्रॉप्स। ठीक है, तो जीएम क्रॉप्स क्या है वो देखेंगे, और जीएम क्रॉप्स बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या है, अभी तक इंडिया में कितने जीएम क्रॉप्स को ये कर दिया गया है, मतलब कि रिजेक्ट किया गया है, किसको अलाउ किया गया है, और रिजेक्ट करता कौन है, जीईएसी एक होता है। ठीक है, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कौन सा लॉ है, कौन सा एक्ट है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे। क्योंकि पढ़ना नहीं है उतना, लेकिन हमें वैल्यू एडेड मटेरियल चाहिए ना। एक पॉइंट लिख दो, ठीक है, सॉरी एक सेंटेंस लिख रहे हो, अब ब्रैकेट में करके लिख दो कि इस एक्ट के अंदर ये बोला गया, बाकी एग्जामिनर इसके आगे पढ़ेगा ही नहीं, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इंट्रोडक्शन ही इतना खतरनाक दे दो कि बाकी आप जनरलाइज्ड वे में भी लिख दो ना, नंबर आपको 50% दे ही देगा। ठीक है, तो ये हमारा जेनेटिक्स हो गया, सॉरी जेनेटिक्स नहीं, प्लांट ब्रीडिंग। हाँ, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है सीड प्रोडक्शन एंड सीड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब सीड के बारे में आता है भाई, अब तो हम प्लांट के बारे में पढ़ लिए हैं। ठीक है, सेल के लेवल तक पढ़ लिए, अब हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं ना, तो सीड तो सोइंग करेंगे, तो सीड का भी कुछ देखना पड़ेगा ना, सीड है कैसा, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसका क्वालिटी कैसा है। ठीक है, किस किस लेवल का सीड है, ये सब। तो सीड सबसे पहला है सीड प्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहला है हमारा सीड प्रोडक्शन, सीड कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे ये होता है, और फिर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, सीड जो प्रोसेसिंग होता है, प्रोडक्शन होता है, उसकी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है। ओके, सीड प्रोडक्शन अलग से पढ़ना है, सीड प्रोसेसिंग अलग से पढ़ना है, प्लस उसका टेक्नोलॉजी, दोनों का टेक्नोलॉजी पढ़ना है। ये भ्रम में मत रहना कि बस प्रोसेसिंग का टेक्नोलॉजी पढ़ के चल जाएंगे मेरा हो जाएगा ना, इंटरलिंक करना सीखो। ठीक है, चाहे एक ही सेंटेंस में दो टॉपिक दिया है, दोनों को इंटरलिंक करो, चाहे दो अलग अलग सेंटेंस दिया है तो उसको इंटरलिंक करो। ठीक है, तो फिर है सीट सर्टिफिकेशन, उसमें कितने क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किससे सर्टिफाई करवाना पड़ता है, कितने ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेशन सीट्स कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर सीट टेस्टिंग होता है, सॉइल टेस्टिंग होता है, फिर रिपोर्ट आता है, फिर पता चलता है कि कौन कौन जो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन हम बता रहे थे कल, ठीक है, एग्रोनॉमी में, तो वो है। उसके बाद सीड का स्टोरेज कैसे होगा, कैसे क्या होगा, तो कौन कौन से कोल्ड स्टोरेज चाहिए, क्या किस टाइप का स्टोरेज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या कमी है क्या नहीं है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, अगर कंट्री में लॉ है या एक्ट है, क्या है क्या नहीं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये साइंस एंड टेक
का ही एक ये है, लेकिन इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सीड के अप्रोच लगा के हमें पढ़ना है। सीड टेक्नोलॉजी का जो उसमें इंटरलिंक करके पढ़ना है, ठीक है। फिर है कि सीड रजिस्ट्रेशन। अब सीड आप उगा रहे हो, ब्रीडर्स उगा रहे हैं, प्लांट ब्रीडर्स, तो सीड को तो रजिस्टर करवाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो एक होता है रजिस्टर्ड सीड, ठीक है, सर्टिफाइड सीड वगैरह जो होता है, तो वैसे ही सीड रजिस्ट्रेशन भी होता है ना, तो वो तो कम से कम करवाना पड़ेगा। फिर क्या है, मार्केट में सेल करने के लिए ना करवाना पड़ेगा। फिर क्या है, रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी कि पीपीपी, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आ गया। तो यानी एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जीएस को भी मैं बोला था ना, मैंने बोला क्या बोला था, जीएस से भी इंटरलिंक्ड है, जीएस से भी ओवरलैपिंग है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है पीपीपी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये जीएस में भी लगना है, ठीक है। तो जीएस में जब लगना है तो सीड प्रोडक्शन से भी लगा सकते हो ना, यहां से इंटरलिंक करो जीएस सब्जेक्ट को, ठीक है, और वहां से इंटरलिंक करो इसको। ओके, तो पीपीपी सेक्टर का सीड प्रोडक्शन में, सीड मार्केटिंग में, अब ये इतना ही दो पे ही हमें लिमिट नहीं रहना है, हमें सीड प्रोसेसिंग में भी आना है, हमें सीड टेस्टिंग में भी आना है, सीड सर्टिफिकेशन, सीड स्टोरेज, सीड रजिस्ट्रेशन, सब में पीपीपी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि पूछ देगा ना, तो इंटरलिंक करके पढ़ना है, ठीक है। फिर आईपीआर, आप बोलोगे कि मैं इतना इम्फेसिस क्यों डाल रहा हूं कि इंटरलिंक करके पढ़ो, इंटरलिंक करके पढ़ो, इंटरलिंक करके पढ़ो, वो समझ में आएगा पीवाईक्यू जब एनालाइज करवाऊंगा ना, तो उस टाइम। ओके, दोनों साथ में रखूंगा, एक साइड सिलेबस मेरा और एक साइड मेरा पीवाईक्यू, फिर देखूंगा कि क्या टॉपिक से इंटरलिंक करके आ रहा है। ओके, ये चीज है। तो उसके बाद आईपीआर, आईपीआर पढ़ना कहाँ है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है। आईपीआर पढ़ना कहाँ है, जीएस में भी पढ़ना है, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ कहाँ पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है, प्री में भी पढ़ना है, तो उन सबको तो पढ़ना ही है, प्लस उनके जो इश्यूज है, उनके जो डिसएडवांटेज लिमिटेशंस है, वो भी पढ़ना है, और प्लस इनका जो इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर में क्या है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक चीज देखना, जो डब्ल्यूटीओ है वो कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन का, यूएन का, ठीक है। तो क्या है कि यानी कि फॉरेन का, यानी कि बाहर का, आउटसाइडर्स का हमारे कंट्री के एग्रीकल्चर में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारे कंट्री के एग्रीकल्चर बोले तो हमारे सीड टेक्नोलॉजी, सीड प्रोडक्शन में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या इफेक्ट, अफेक्ट कैसे कर रहा है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो सारी चीजें पूछ सकते हैं एग्जाम में एग्जामिनर, ठीक है। तो हमें बियॉन्ड द लाइन पढ़ना है, बिटवीन द लाइन पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा सीड प्रोडक्शन, सीड टेक्नोलॉजी का हमने ब्रेक डाउन कर लिया। अब आगे देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, ये भी काफी लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है। तो प्लांट फिजियोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो प्लांट फिजियोलॉजी सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं बताऊंगा। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी विद रेफरेंस टू प्लांट न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या बोल रहा है कि तो प्लांट फिजियोलॉजी जो है, ठीक है, उसका प्रिंसिपल पढ़ना है। बस सिंपल सा बोल रहा है ना कि कोई प्रिंसिपल वगैरह नहीं होता है, सिंपल सी चीज है, प्रिंसिपल वगैरह कुछ नहीं होता है। ये फिजिक्स थोड़े ना है, ये कुछ और टेक्निकल सब्जेक्ट थोड़े ना कि आपका इसका प्रिंसिपल पूछेगा, वर्किंग पूछेगा, कुछ नहीं है। सिंपल पूछा प्लांट फिजियोलॉजी होता कैसे है, किसके डिफरेंस में, प्लांट न्यूट्रिशन के डिफरेंस में। अब प्लांट, सिंपल सा बात है कि प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है, प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, ट्रांसलोकेशन पढ़ना है, मेटाबॉलिज्म पढ़ना है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। सिंपल सी चीज है, प्लांट न्यूट्रिशन में ही न्यूट्रिएंट्स आएगा ना, तो न्यूट्रिएंट्स लेगा कहाँ से, सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर से कुछ न्यूट्रिएंट्स लेंगे प्लांट्स, और फिर में जो रूट सिस्टम है, रूट जो हेयर है, वहां से वाटर आएगा, न्यूट्रिएंट्स आएगा, ठीक है। तो ऑस्मोसिस होगा, इम्बिबिशन होगा, डिफ्यूजन होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वही चीज है, एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, एसेंट ऑफ सैप जो है यहाँ पे आएगा। फिर ट्रांसलोकेट कैसे हो रहा है, देखो एक चीज, देखो एक मिनट, यहाँ पे मेरा प्लांट हो गया, ठीक है, और ये उसका रूट हो गया, रूट सिस्टम हो गया, ठीक है, फाइब्रस रूट है, तो रूट सिस्टम हो गया। तो क्या है कि यहाँ पे
बहुत सारे वाटर पार्टिकल होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे क्या बोलते हैं कि नाइट्रोजन, नाइट्रस वगैरह जो भी सारी चीजें होंगी वो होंगे। फिर ये कंज्यूम करेगा ना, यानी कि ये एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्प्शन हुआ। अब एब्जॉर्ब करके रूट में ही तो नहीं रखेगा ना, ये रूट सिस्टम से अपर सिस्टम में, अपर लीफ में भेजेगा, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा, वहां से एटीपी वगैरह जनरेट होगा, वहां से सब कुछ आएगा। ठीक है, फिर वहां से अलग अलग ब्रांच में जाएगा, अलग अलग मतलब सब जगह जाएगा। तो क्या है, पहले एब्जॉर्ब किया फिर ट्रांसलोकेट किया। ओके, समझना, पहले एब्जॉर्ब किया फिर ट्रांसलोकेट किया, फिर यहां से फिर यहाँ पे ट्रांसलोकेट हुआ, फिर यहां से फिर यहाँ पे ट्रांसलोकेट हुआ, ट्रांसलोकेशन हो रहा है, फिर ट्रांसलोकेट हो गया, फिर जो न्यूट्रिएंट्स आया उसका कैसा मेटाबॉलिज्म है, वो कैसे रोल प्ले करता है एक प्लांट के लाइफ साइकिल में, वो हमें पढ़ना है। तो न्यूट्रिएंट्स भी दो टाइप के होते हैं, माइक्रो मैक्रो, तो वो सारी चीजें हम वहां पे पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब फिर है सॉइल में है रूट। ठीक है, सॉइल में वाटर है। अब वाटर से आपका क्या बोलते हैं कि ट्रांसपीरेशन भी होगा, इवेपोरेशन भी होगा, ट्रांसपीरेशन भी होगा, प्लस इसको वाटर भी चाहिए। क्यों चाहिए, अब क्यों चाहिए वहां देखेंगे। ठीक है, तो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए। अब प्लांट है, ठीक है, वाटर ऊपर से भी है, वाटर ट्रांसपीरेशन से भी निकल रहा है, यानी सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो क्या है, हमें सब पढ़ना है, मतलब कि सॉइल, वाटर और प्लांट तीनों का रिलेशनशिप कैसे है, तो इसमें हम कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। ऐसा कोई नहीं पढ़ता, लिटरली मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, मैंने बहुतों को देखा है, ऐसा कभी कोई नहीं पढ़ता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सॉइल और वाटर का रिलेशनशिप, उसके बाद सॉइल और प्लांट का रिलेशनशिप, फिर वाटर और प्लांट का रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें आएंगी, मैं लिख देता हूं। सबसे पहला सॉइल वाटर का रिलेशनशिप, नेक्स्ट सॉइल प्लांट का रिलेशनशिप, एंड थर्ड वन इज रिलेशनशिप बिटवीन वाटर एंड प्लांट। ओके, अंडरस्टैंड। हाँ, तो ये हमें तीन टॉपिक के अंडर इसे पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं। उसके बाद एंजाइम्स है, फिर प्लांट पिगमेंट्स है, ये कैसे रोल प्ले करते हैं, इसका हर एक एंजाइम्स का रोल हमें पढ़ना है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और बहुत सारे एंजाइम्स जो है प्लांट खुद सीक्रेट करता है, बहुत सारे एंजाइम्स जो है बनते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, और सबका रोल्स क्या है, प्लांट के लाइफ साइकिल में सबका रोल क्या है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर बहुत सारे प्लांट का जो पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैरोटीनॉइड वगैरह जो भी है, वो सारी पिगमेंट्स हम पढ़ेंगे। फिर है फोटोसिंथेसिस, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सॉरी टॉपिक, है ना। तो फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कौन कौन से फैक्टर्स, और कॉन्सेप्ट दो पढ़ना है, एक मॉडर्न तो लिख दिया, लेकिन हमें ओल्ड भी पढ़ना है, क्योंकि अगर कंपैरिजन करने के लिए आ जाए तो फिर लिखने में आसानी होगी, नहीं तो क्या लिखोगे अगर मालूम ही नहीं होगा तो, है ना। तो फिर कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो भी है। फिर फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसको, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। ठीक है, किस प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। ठीक है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस में ही एक यहाँ पे C3 C4 और कैम पाथवे का मैकेनिज्म है। ठीक है, देखो ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, एक चीज देखना। अब ये क्या किया है ना कि फोटोसिंथेसिस में ही लिख दिया है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन इसमें घुसा दिया है, उसके बाद लिखा है C3 C4 कैम। ठीक है, लेकिन क्या है, फोटोसिंथेसिस के अंदर ही हमें पढ़ना है C4 C3 या कैम। ठीक है, कोई अलग से टॉपिक नहीं है, इसी के अंदर है सब टॉपिक ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। और क्या है कि C3 क्या है, क्यों बोलते हैं C3, C3 होते कहाँ हैं, किसने खोजा था, कितने टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, कैसे होते हैं, मैं बताऊंगा कि आंसर राइटिंग में कैसे कौन सा रिएक्शन बनाना है, कैसे क्या याद करना है, क्या ट्रिक होगा, क्या निमोनिक्स होंगे, सब A to Z आपको दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा। ठीक है, फिर क्या है कि उसके बाद रेस्पिरेशन में पढ़ना है। रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है,
फर्स्ट वन इज एरोबिक, सेकेंड वन इज एनारोबिक। ठीक है, तो 2 पढ़ना है। नेक्स्ट हमें मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। एक हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स, उसका मेटाबॉलिज्म। फिर हमें पढ़ना है जो वो बनाएगा, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनेगा, जो प्रोटीन वो सिंथेसिस करेगा, जो फैट्स वो बनाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे पहला आएगा सिंथेसिस, लिखना है तो लिख लो। ठीक है, पहला आएगा सिंथेसिस। ओके, सिंथेसिस मतलब कि कार्बोहाइड्रेट बना कैसे, प्रोटीन बना कैसे, फैट बना कैसे। उसके बाद उसका प्रोसेसिंग वगैरह जो भी होगा वो आएगा। नेक्स्ट आएगा इसका लाइसिस। ठीक है, यानी कि ये ब्रेक डाउन होगा तो फिर बनेगा क्या, फर्दर प्रोसीड अगर होगा तो क्या होगा। तो इसी में हमें रेस्पिरेशन में भी कुछ पढ़ना है, सब एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, इसका सिग्मोइड जो कर्व होता है वो भी पढ़ना है यहाँ पे, और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। इससे हर साल क्वेश्चन आता है अल्टरनेट ईयर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और चीज जो हम पीवाईक्यू करके जो हम जानेंगे कि ये हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे पता है, उसमें हम ये करेंगे कि वो आर्टिफिशियली रेडी टू यूज जो आंसर होते हैं ना, वो हम बनाएंगे एक। ठीक है, उसमें सारे टॉपिक्स कवर होंगे। ठीक है, और फिर वो आप इतना लिखना कि आपको याद हो जाए, और फिर जाकर कुछ वैल्यू एडेड मटेरियल के साथ, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, ठीक है, कुछ अल्टरेशन के साथ आप आंसर में लिख देना। कुछ इंट्रोडक्शन अलग कर देना, कुछ ठीक है एक मैप बना देना, एक डायग्राम बना देगा, कुछ कंक्लूजन अलग कर देना, तो वहां पे आप लिख देना। ठीक है, आपको कम टाइम में हो जाएगा, 7 मिनट की जगह 5 मिनट में आपका आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, देखते हैं। उसके बाद फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन, ये क्या होता है भाई। ठीक है, ये क्या होता है, ये दोनों को हम देखेंगे। उसके बाद फोटो पीरियोडिज्म के अकॉर्डिंग प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट अब प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ एंजाइम्स, वो सारी जो चीजें हैं एंजाइम्स, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट अब इनका रोल क्या है, इनका रोल किसमें, क्रॉप प्रोडक्शन में। अब फिर क्या है, अब क्या है, खत्म हो गया। उसके बाद सीड डेवलपमेंट और जर्मिनेशन। अब सीड जर्मिनेशन और सीड डेवलपमेंट, ठीक है, उसका फिजियोलॉजी हमें पढ़ना है। ओके, उसमें क्या क्या है क्या नहीं है, वो सारी जो प्रोसेस होते हैं, कैसे सीड डेवलपमेंट होता है, जर्मिनेशन होता है, वो सारी चीजें पढ़नी है। उसके भीतर के जो कैसे डेवलपमेंट होता है वो एक एक स्टेज हमें पढ़ना है। फिर आता है सीड डोर्मेंसी, ये भी पढ़ना है। उसके बाद आता है स्ट्रेस फिजियोलॉजी, ठीक है, जिसमें ड्रॉट आएगा, सॉल्ट आएगा, वाटर स्ट्रेस आएगा, ये 3 चीजें हैं। ठीक है, ड्रॉट, सॉल्ट और फिर वाटर स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है। ठीक है, इसमें कैसे प्लांट अपने आप को मैनेज करता है, प्लांट अपने आप को एडेप्ट करता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेस फिजियोलॉजी वही है। ओके, इसके बाद हम अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा हॉर्टिकल्चर, यानी कि जो भी आपके फल फ्रूट्स वगैरह जो हो गए, ठीक है, जो भी आपके सब्जी वगैरह हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। जो भी प्लांटेशन क्रॉप्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, ठीक है, फ्लावर्स हो गए, वो सब हमें पढ़ना है। तो फ्रूट्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, फिर वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्लावर क्रॉप्स, सबका कल्टीवेशन पढ़ना है, कैसे क्या आता है। ठीक है, मेजर जो है ना, वो सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पढ़ना है, सिंपल सी चीज है, यही साइंटिफिक कल्टीवेशन जो होता है वो हमें पढ़ना है। उसके बाद प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कैसे होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो, सॉरी नॉट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस क्या होता है, कैसे हम वहाँ पे जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक, फिर मतलब कि ह्यूमन मेड जो कल्टीवेशन होता है वो आर्टिफिशियल कल्टीवेशन। ठीक है, फिर हाईटेक हॉर्टिकल्चर क्या होता है वो हम जानेंगे वहाँ पे। उसके बाद यानी कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करके हॉर्टिकल्चर जो है खुद के मुताबिक, मतलब अपने अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग नहीं, नेचर के अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका जो इंटरलिंक है ना, इंटरलिंकेज है, वो जीएस पेपर 4 में भी आप कर सकते हो। ठीक है, इथिक्स में, यानी नेचर वर्सेस मैन। ठीक है, ऋग्वेद का एक कॉन्सेप्ट आता है रीत। ठीक है, तो वहां पे आप कर सकते हो। फिर क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, है ना, जो हार्वेस्ट, जैसे कि ये प्लांट है
है ना, मैच्योर हो गया, ठीक है, जैसे गेहूं हो गया या फिर किसी कोई भी प्लांट हो गया, इसको हमने हार्वेस्ट कर लिया। अब जो हार्वेस्ट कर लिया, अब जो सीड है, जो एडेबल जो पार्ट है उसका, प्लांट्स का, वो हम कैसे स्टोर करेंगे, ठीक है, यानी कि हार्वेस्ट करने के बाद, पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट मतलब आफ्टर, ये आफ्टर द हार्वेस्टिंग हम क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे ताकि वो सड़े नहीं, गले नहीं, खराब नहीं हो, खत्म ना हो, ठीक है। फिर क्या है, फिर वैल्यू एडिशन है, इसमें कैसे कैसे हम वैल्यू एडिशन करेंगे, वैल्यू एडिशन करके हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ क्या करेंगे, ठीक है, बहुत सारी जो ऐसे जैम जेली वगैरह है वो भी बना सकते हैं, तो वो भी है। उसके बाद लैंडस्केपिंग, ये हमारा हो जाएगा फ्लावर क्रॉप्स, जो फ्लोरिकल्चर है उसके बारे में, ठीक है। फिर हाँ वही लिखा हुआ है फ्लोरिकल्चर, कमर्शियल फ्लोरिकल्चर क्या है, लैंडस्केपिंग क्या है, ये सारी चीजें। फिर क्या है एरोमेटिक प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स, ये क्या होता है, डिफरेंस, उसका एग्जांपल्स, ठीक है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर है कि ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का क्या रोल है, ओके। इसमें सारे वेजिटेबल, सॉरी, सारे वाइटामिन्स हो गए, सारे मिनरल्स हो गए, जो भी ह्यूमन के न्यूट्रिशन में, जो भी ह्यूमन के न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमन को न्यूट्रिएंट्स जो भी प्रोवाइड करता है, जो भी जैसे विटामिन ए हो गया, है ना, विटामिन बी हो गया, बी का ही बहुत सारा टाइप्स होता है, विटामिन सी हो गया, है ना, इसके सोर्स कौन कौन से है, इसका रोल क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें। और फिर फ्रूट्स वगैरह का जो है, जैसे साइड टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हो गए ना, साइट्रस फ्रूट्स हो गए, ठीक है, फिर वेजिटेबल्स के भी टाइप्स हो गए, ठीक है, कुकुरबिटेसी हो गए, ठीक है, फैमिली के अकॉर्डिंग, तो उनका रोल क्या है, ठीक है, कोई प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है, कोई फैट्स प्रोवाइड कर रहा है, कोई कुछ प्रोवाइड कर रहा है, ओके, कोई अमीनो एसिड प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जो है हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट, प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें सीडीएम, क्रॉप डिजीज मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, डिजीज, पेस्ट वगैरह, ठीक है। तो वही है कि डायग्नोसिस, यानी कि पहचानना है हमें, डायग्नोज करना है क्या, पेस्ट और डिजीज किसका, फील्ड क्रॉप्स का, ठीक है, सीरियल्स वगैरह जो भी है, फिर वेजिटेबल्स का, फिर ऑर्चार्ड का, फिर है प्लांटेशन क्रॉप्स, ये सब, और प्लस उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, यानी इकोनॉमिकली, अगर मतलब कि इकोनॉमिकली कैसे सिग्निफिकेंट है, इसको डायग्नोज करना, इकोनॉमिकली कैसे इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली कैसे रोल प्ले करता है ये, ठीक है, फार्मर्स के इकोनॉमी को कैसे हेल्प करता है, सेव करता है वगैरह जो भी है। फिर एक पेस्ट का क्लासिफिकेशन, डिजीज का क्लासिफिकेशन, और उसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए ये। उसके बाद इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब जो है ना, इसमें मैं कॉमन पॉइंट लिखवाऊंगा, ठीक है, और वो बाकी एस्पिरेंट से अलग होंगे कॉमन पॉइंट्स, और वही लिख के आना, ठीक है। मैं 10, 12, 20 लिखवाऊंगा, और सब कोई क्या है कि कोई 5 लिखना, कोई 6 लिखना, अलग अलग, ठीक है, कि ये ना लगे कि सब तो सेम ही लिखा है, ये क्या बवासीर है, ठीक है। तो इस बात मतलब कि एस्पिरेंट हो तो इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि मैच्योरिटी होगी, पेशेंस लेवल होगा, दिमाग होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर है कि स्टोरेज में किस टाइप के पेस्ट लगते हैं, किस टाइप के डिजीज लगते हैं, बेसिकली पेस्ट ही लगते हैं ज़्यादा, जैसे माउस हो गया, ठीक है, टर्माइट्स हो गए, ये सब, इनका मैनेजमेंट कैसे करना है, ओके। अब पेस्ट मैनेजमेंट में भी तो, पेस्ट में तो स्टोरेज पेस्ट भी आ जाएगा ना, उसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा, तो ये पढ़ो या ये पढ़ो, दोनों में जैसे कि 5 पॉइंट्स लिख रहे हो, तो 3 पॉइंट्स इसका लिख दिए और बाकी 2 पॉइंट्स इसका लिख दिए, ठीक है। अगर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आ रहा है तो 3 पॉइंट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का लिख दिए और 2 पॉइंट स्टोरेज पेस्ट मैनेजमेंट का लिख दिए, ठीक है, ऐसे करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो कितना रटोगे भाई, बहुत रटना है, बहुत याद करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी कि जो पेस्ट और डिजीज है उसको कैसे कंट्रोल, उसको कैसे मैनेज करें, तो ये भी तो वही चीज है ना, पेस्ट मैनेजमेंट में तो बायोलॉजिकल, फिजिकल, कल्चरल सारे चीज आ जाएंगे, तो बायोलॉजिकल अलग से क्या पढ़ना, इसी में आएगा, ठीक है। फिर क्या है एपिडर्मियोलॉजी,
सॉरी एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, और फिर फोरकास्टिंग किसका, मेजर क्रॉप पेस्ट और डिजीज का, है ना। पहले से फोरकास्टिंग मतलब पहले से पता लगा लेना। अब कैसे, आरएस से, आरएस बोले तो रिमोट सेंसिंग, ठीक है। फिर प्लान क्वारंटाइन मेजर्स, जब आपको पता चल जाए कि ये पेस्ट, ये डिजीज, ये इंसेक्ट इसमें लग गया है, अब ये बच नहीं सकता, अब ये रहेगा तो औरों को भी स्प्रेड करेगा, ठीक है। तो क्या है कि हमें इसमें क्वारंटाइन, जैसे कोविड में क्या हुआ था, एक को डिजीज हो गया और को भी फैला सकता है, डिसमिनेट कर सकता है, ठीक है। तो क्या है कि हम उसे वहां पे क्वारंटाइन करते थे। तो वही चीज है कि प्लांट को भी क्वारंटाइन करना है। तो कौन कौन से तरीके हैं प्लांट को क्वारंटाइन करने के। फिर पेस्टिसाइड्स हैं, टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स हैं, उसको बनाते कैसे हैं, वो एक्शन कैसे करता है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ एक्शन पेस्टिसाइड्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। मोड्स ऑफ एक्शन मतलब कि कांटेक्ट हो गया, है ना, या फिर डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं इस टाइप के, या फिर फोलियर स्प्रे टाइप का हो गया, या फिर सॉइल में रूट जोन वाला हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। तो मोड ऑफ एक्शन कैसा है वो डिपेंड करेगा पेस्टिसाइड के क्वालिटी पे, उसका फीचर पे, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो यहाँ पे हम प्लांट प्रोटेक्शन में ये टॉपिक्स, ये जो सिलेबस है वो हम कवर करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट, हाँ, तो सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा फूड प्रोडक्शन और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले है कि फूड प्रोडक्शन क्या है, फूड का कंजम्पशन का ट्रेंड जो है वो बताना है। ये ट्रेंड कैसे पता चलेगा भाई, ठीक है, जो हंगर इंडेक्स आता है उससे पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि उसी से कंजम्पशन वगैरह आएगा ना। तो इंडिया का प्लस वर्ल्ड का, ठीक है, दोनों का हम पढ़ेंगे, हाँ, ताकि कंपैरिजन हम कर सके एग्जाम में, ठीक है, जिससे हमारा मार्क्स 0.5 या फिर 1 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाए। फिर है फूड सिक्योरिटी क्या है, और फिर ग्रोइंग पॉपुलेशन विजन 2020 क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद ग्रेन सरप्लस, उसका रीजन क्या है, ठीक है, इसमें इकोनॉमिक्स का आप ग्राफ भी लगा सकते हो। उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी क्या है, ठीक है, बाकी अदर कंट्रीज में कैसे हो रहा है, यूएन में कैसे हो रहा है, एफएओ कैसे कर रहा है, ठीक है, एफएओ का जो क्राइटेरिया है फूड पॉलिसी का वो क्या है, वो कैसे क्या मैनेज करता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। प्लस अपना नेशनल जो भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो कैसे करती है वो भी हम पढ़ेंगे। फिर क्या है, जो प्रोडक्शन है, जो प्रोक्यूरमेंट है, जो स्टोरेज है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। कांस्टेंट मतलब क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद फूड ग्रेन्स का अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, उसका भी ट्रेंड वगैरह हमें पढ़ना है, ठीक। तो प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, तो बीज का अवेलेबिलिटी भी तो होना चाहिए ना, ठीक है, तो ऐसे इंटरलिंक करो। उसके बाद पर कैपिटा एक्सपेंडिचर क्या है फूड का, वो पढ़ना है। उसके बाद पॉवर्टी क्या है, इकोनॉमिक्स का कोर टॉपिक। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस सिस्टम, मैंने कुछ देर पहले इसका नाम लिया पीडीएस सिस्टम का, ठीक है, ये जरूरी क्यों है, कौन कौन सा लॉ आया था, स्कीम आया था इसके लिए, ठीक है। फिर बीपीएल क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना। फिर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, फिर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन क्या है इन कॉन्टेक्स्ट टू ग्लोबलाइजेशन, यानी कि कंपैरिजन भी करना है, यानी कि हमें इंडिया को तो जानना ही जानना है, प्लस हमें फॉरेन का भी जानना है, ठीक है, हमें वर्ल्ड लेवल पे जानना है, इंटरनेशनली जानना है, ठीक है, ये सब। उसके बाद प्रोसेसिंग कांस्टेंट, यानी कि जो भी प्रोसेसिंग अगर कर रहे हो, यानी कि प्रोसेसिंग बोले तो जैसे कि हार्वेस्ट किए, जैसे कि ये गेहूं है, ठीक है, तो इसको हार्वेस्ट किए तो प्रोसेसिंग करोगे ना, मतलब कि थ्रेसिंग करोगे, उसको धोओगे, सुखाओगे, ठीक है, तो ये सब करोगे ना, तो ये सब प्रोसेसिंग हो गया। और प्लस अगर उसको आटा बनाना है उसको, ठीक है, तो फिर क्या है, पीसोगे, है ना, पीलिंग, मतलब कि जो भी सारी चीजें हैं वो करोगे, तो वो प्रोसेसिंग हो गया। तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ठीक है। उसके बाद
रिलेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन टू नेशनल डाइटरी गाइडलाइंस एंड फूड कंजम्पशन पैटर्न। ठीक है, जो नेशनल डाइटरी गाइडलाइंस है उससे रिलेट करना है हमारे फूड प्रोडक्शन को, कि कितना फूड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कितना फूड कंज्यूम हो रहा है, कितना फूड प्रोड्यूस हो रहा है, कितना फूड कंज्यूम हो रहा है, उसका पैटर्न, उसका ट्रेंड इंडिया में, और प्लस उसको रिलेट करना है नेशनल डाइटरी गाइडलाइंस से, क्या उससे मैच हो रहा है, क्या फॉलो कर रहा है नेशनल डाइटरी गाइडलाइंस को। ठीक है, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। अगर नहीं कर रहा है तो क्या इश्यूज है, क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, अब प्लस क्या सॉल्यूशन है, वे अहेड क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है, और कुछ और भी अगर एक्स्ट्रा स्कीम्स वगैरह हैं तो वो क्या है। फिर है कि फूड बेस्ड डाइटरी अप्रोच टू एलिमिनेट हंगर, हंगर को एलिमिनेट करने के लिए क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, फूड बेस्ड डाइटरी अप्रोच, जैसे एक मिड डे मील हो गया। ठीक है, फिर क्या है कि न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। ठीक है, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी में माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी और एक होगा मैक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। तो यहाँ पे बेसिकली माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, है ना, या फिर प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी भी कम हो गया, प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी सेम है, कैलोरी क्या है, एनर्जी ही तो है। उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एंड एचआरडी। ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क कैपेसिटी ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। क्यों, क्योंकि दीज टू आर क्या, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, फिर है कि फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी और फूड सिक्योरिटी, ये दोनों चीज हमें पढ़नी है। फूड सिक्योरिटी के लिए क्या क्या स्कीम है, क्या क्या मतलब इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या सॉल्यूशन है, वे अहेड क्या है, क्या गवर्नमेंट और कर सकती है। फिर फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी है, इसमें भी वही सारी चीजें पढ़नी है। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो हमने एक एक करके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक एक करके हमने कंप्लीट किया। क्या कंप्लीट किया, जो सिलेबस है, क्या कंप्लीट किया हमने, जो सिलेबस है वो हमने कंप्लीट किया। ठीक है, तो अच्छे, अगर आपको दोनों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को और शेयर करो। ठीक है, और इस फ्री कोर्स से औरों को भी जोड़ो ताकि सबको फायदा मिले। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। और फिर अगर इस कोर्स को फॉलो करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछा है वो कमेंट में उसका जवाब दो। और अगर कुछ इश्यूज हैं तो टेलीग्राम पे एडमिन सेक्शन पे जाना, तो डायरेक्ट मुझे कंसल्ट कर सकते हो, क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या आगे फर्दर कैसे कर सकते हो। और जीएस में भी अगर कुछ प्रॉब्लम है आंसर राइटिंग वगैरह में, तो वहाँ भी आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। उसके बाद सोशल हैंडल्स हैं, उसको भी फॉलो कर लो। और जो इसका चैनल है टेलीग्राम चैनल, उसको मस्ट है, ऑब्लिगेटरी है कि आपको करना ही करना है, क्योंकि सारे पीडीएफ्स वगैरह, सारे जो लिंक्स वगैरह हैं सारे वहीं पे डाले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप उसको ज्वाइन कर लो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, नेक्स्ट वीडियो से याद आया, कुछ नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं वो एक मैं बता देता हूँ क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हम करने वाले हैं पीवाईक्यू डिस्कशन। तो पीवाईक्यू जो डिस्कशन है, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, पीवाईक्यू डिस्कशन। तो पीवाईक्यू डिस्कशन हम दो तरीके से करेंगे। ठीक है, कितने तरीके से, दो तरीके से। सबसे पहला तरीका कि डायरेक्ट मैं यूपीएससी का ही जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में खोलूंगा और फिर मैं डिस्कस करूंगा कि ये मतलब कि फिर पीवाईक्यू एनालिसिस करूंगा। ठीक है, पहला ये तरीका। इसमें क्या है, हर एक ईयर का अलग से मैं डालता जाऊंगा। ठीक है,
ये नहीं कि एक ही बार, मतलब कि आज खत्म हो गया ना, ये हर एक वीक एक ईयर का आ जाएगा एनालिसिस। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड है कि जैसे मैं पेपर 1 स्टार्ट करता हूँ, पेपर 1 ही स्टार्ट करूंगा इसके बाद। ठीक है, तो पेपर 1 मैंने स्टार्ट किया, तो ईवीएस एंड इकोलॉजी मैंने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जो जो टॉपिक होगा, ठीक है, वो टॉपिक मैं उठाऊंगा, है ना। जैसे ईवीएस एंड इकोलॉजी का जो प्रिंसिपल है वो शायद पहला टॉपिक है, एग्रो इकोलॉजी एक थर्ड टॉपिक है। तो मान लो कि एग्रो इकोलॉजी मैंने टॉपिक उठाया, ठीक है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यू में 2011 से लेकर 2025 तक, ठीक है, सारे एक बार ही में मैं डिस्कस करूंगा, एनालाइज करूंगा। फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे कि चलो भाई, तो पता चल जाएगा ना कि सिलेबस मेरा क्या बोल रहा है, ठीक है, और ये पूछा क्या है, कैसे इंटरलिंक करके पूछा है। ठीक है, फिर उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, फर्दर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उस टॉपिक को कॉन्सेप्चुअल, उस टॉपिक का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी माइंड में होना चाहिए, होगा। ठीक है, और फिर वैल्यू एडेड मटेरियल लास्ट में दिया जाएगा। ठीक है, तो पीवाईक्यू डिस्कशन दो टाइप से होगा। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं होता है ना। सबसे पहले यहाँ पे अप्रोच में बताऊंगा कैसे क्या क्या करना है। उसके बाद पेपर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज मैं अलग अलग पीवाईक्यू लेकर आऊंगा, फिर उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो धन्यवाद, बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।